नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और यूपीएससी प्रीलिम्स को अब करीब 5 महीने के आसपास ही बाकी है, अराउंड 150 डेज़। वैसे तो आप सबको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में अभी भी असमंजस हो कि मेरी टॉपिक प्रायोरिटी, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ और या कुछ और एग्ज़ाम रिलेटेड आपके डाउट्स हैं। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए यूपीएससी के जाने माने फैकल्टी भाई प्रतीक नायक और मुदित गुप्ता, इनका ड्यूअल लाइव क्लास होने वाला है 26 जनवरी शाम 5 बजे। इसको फ्री में ज्वाइन करने के लिए आप अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं mruna.org और रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। खैर, आज के मेन मुद्दे पर आते हैं कि 24 जनवरी रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। वैसे तो कुछ खास काम का नहीं है, आप इधर ही वीडियो बंद करके इसका डिस्क्रिप्शन या इसकी एक्सेल फाइल पढ़ लो तो भी काम हो गया। खैर, मेरी तो मजबूरी है तो वीडियो बनाना है। पेज 1 पे नए बजट में उम्मीद है कि सरकार एक जल जीवन मिशन डैश अर्बन लेकर आएगी, जिसकी मदद से सभी स्टैट्यूटरी टाउन यानी वैधानिक शहर, यानी ऐसे शहर जहाँ पर वो म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसी कोई चीज़ हो तो उसे हम कहते हैं वैधानिक शहर। तो वहाँ पर हर घर में वो पाइपलाइन से पानी पहुँचे और साथ ही साथ ऐसे शहर जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा आबादी है उधर गटर की व्यवस्था हो, ऐसा जल जीवन मिशन डैश अर्बन सरकार प्लान कर रही है। हालांकि ये अभी तक जारी नहीं हुआ है, ऐसी अपेक्षा है। तो जब असल में जारी होगा तब हम उसके सेलिएंट फीचर, कौन सा मंत्रालय देखेगा वगैरह पढ़ेंगे। इसके अलावा पेज 1 पर कुछ भी काम का नहीं है। भारत और चाइना के मिलिट्री कमांडर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चुनचुल के पास मीटिंग करेंगे। भारत चाइना के क्या रिलेशन है और उसमें इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, बॉर्डर इशू, ये सब आपने एक बार में ख़त्म करना है भाई। ये हर बार बॉल बाय बॉल कॉमेडी नॉट इम्पॉर्टेंट। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस और ऐसी 125वीं जन्म जयंती जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना तो हमने याद करना है। अब ऐसे एक कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी शामिल हुए थे, लेकिन कुछ नारेबाजी हुई तो ममता बनर्जी ने भाषण देना जारी रखा या बंद किया। भाई ये सब एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, आगे बढ़ो। उसी तरह भारतीय मूल की कोई महिला समीरा फजीली, उसको जो बिडेन की टीम में शामिल किया गया। हालांकि उसका जो चचेरा भाई है उसको जम्मू कश्मीर में कुछ अरेस्ट किया गया था। भाई ये टाइप की चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं, छोड़ो। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर कोई इलाका है, वहाँ पर पुल बना था, नक्सलवादी आ रहे हैं जा रहे हैं, जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें काम की नहीं। एक बात में सारे इंटरनल सिक्योरिटी के इशू आप ख़त्म करें, मैंने पहले भी आपको बताया था। किसान आंदोलन के चलते किसान रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर रैली करेंगे वगैरह, एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। इन शॉर्ट पेज 1 पर वैसे कुछ काम का नहीं है। जल जीवन मिशन भी असल में जब अनाउंस हो तब करना है, तो असल में तो पेज 1 पर कुछ है ही नहीं आज। पेज 2 अनुसंधान, कुछ काम का नहीं। पेज 3 कॉलेज एडमिशन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में अगर आपने बीए एलएलबी का 5 साल का कोर्स करना है, एलएलएम का 1 साल का कोर्स करना है या पीएचडी का कोर्स करना है, तो उसके लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो कि जून महीने में होगी, लेकिन उसकी सब अर्जियाँ अभी से मंगवाई है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई। आगे पेज 4 गूगल के कुछ भूतपूर्व कर्मचारी और आईआईटी ग्रेजुएट्स, इन्होंने मिलकर एक नया सर्च इंजन बना रहे हैं, नीवा। इसकी खास बात यह है इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे और आपका डेटा सुरक्षित रहेगा वगैरह, लेकिन फिर आपने इनको पैसा देना होगा। ये मुफ्त वाला सर्च इंजन नहीं। तो मतलब आपको मुफ्त चाहिए तो आपने कुछ तो देना होगा, या तो डेटा दो, और नहीं देना है तो फिर पैसा दो। फिर हम चले पेज 5 सब विज्ञापन काम के नहीं। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में कुछ भी काम का नहीं। लालू यादव की तबीयत खराब, एम्स दिल्ली में शिफ्ट हुए, एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। राहुल गांधी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को तमिलनाडु के लिए इज्जत नहीं और मुझे है क्योंकि मैं जल्लीकट्टू में शामिल हुआ था। ये सब भी कुछ तुम्हें में काम की नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू के चलते पावर एब्यूज़ को रोक सकता है। ये सब भी हम लोग जानते ही हैं, तो ये तो भाषण दे रहे थे, इसे कहीं तो नया जानने लायक नहीं है। मोदी सरकार ने और उसका महिला बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी और उसके चलते कुछ जिलों में चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंग अनुपात पहले से बेहतर हुआ है क्या। लेकिन योजना क्या थी वो एक बार में ख़त्म करो, ये तो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री है। एक जर्नलिस्ट और भूतपूर्व मिनिस्टर एमजे अकबर के सामने वो मी टू और सेक्सुअल हैरेसमेंट का कुछ केस चल रहा था, उसकी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री काम की नहीं। पेज 7 पर सिर्फ एक काम की चीज़ है,
आयुष्मान CAPF स्कीम। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी BSF, CRPF वगैरह। ये लोग साथ ही साथ आसाम राइफल्स, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं और उनके जितने परिवार हैं, उनको आयुष्मान भारत डैश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PM जय, जिसमें आप जानते हैं गरीबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। अब वैसे CAPF और NSG वगैरह में काम कर रहे हैं वो लोग गरीब तो नहीं है क्योंकि सैलरी अच्छी होती है, लेकिन उनको भी ये योजना का लाभ मिले, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसलिए एक सब स्कीम के रूप में जारी किया गया है आयुष्मान CAPF स्कीम। सेपरेटली याद करो, जम्मू कश्मीर के निवासी लोग रेसिडेंट्स के लिए भी ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम को एक्सटेंड किया गया। वो योजना का नाम क्या था? PM डैश, याद करो क्या था? सेहत, PM सेहत योजना। खैर ये सब मित्रों एक एक लाइन के जो सब स्कीम बन गए, आयुष्मान CAPF या PM सेहत, तो एक एक लाइन में याद करना है, और मेन स्कीम होती है उसको आपने डिटेल में तैयार करना है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लागू करती है वगैरह वगैरह। फिर हम चले पेज 8, वो ऑस्ट्रेलिया में हमारी क्रिकेट टीम जीती, उसका बड़ी सी स्टोरी कवर हुई है, काम की नहीं। पेज 9, कॉलम्स में आज कुछ भी काम का नहीं। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, उसके बारे में P चिदम्बरम ने कुछ कॉलम बनाई है, काम की नहीं। सफाई कर्मचारी को स्वच्छकार कहा जाए और उनके समुदाय के प्रश्न, उसके बारे में कॉलम, लेकिन नया जानने लायक इधर कुछ नहीं है। उसी तरह कहीं हॉस्पिटल में आग लगी थी तो उसके फायरमैन ने अपने सब एक्सपीरियंस की बात की है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने लायक कुछ नहीं। तो ऐसी सब मतलब इधर उधर की कॉलम है, काम का नहीं। पेज 10 पे आगे बढ़ो। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की 95th जन्म जयंती पर उनके स्टैच्यू का उद्घाटन किया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट 39A शुरू किया है, जहाँ पर अलग अलग क्रिमिनल लॉज के बारे में समीक्षा करके रिसर्च पेपर वो बनाते हैं। उसमें से ये महिला सुरक्षा के बारे में कहीं पर मेंस एग्ज़ाम में डेटा लिखना हो तो हमारे पास एक डेटा है। साल 2020 में करीब 77 लोगों को मृत्युदंड दिया गया है, डेथ पेनल्टी, और उसमें से 50 ऐसे हैं जो कि ये रेप केस के साथ जुड़े हैं, और उसमें भी 80% केस ऐसे हैं 50 में से जहाँ पर कि जो विक्टिम महिला की आयु 18 साल से कम थी। यानी नाबालिगों के सामने यौन अपराध भारत में बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय। फिर चले पेज 11, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कुछ समाचार। वैसे तो थियरी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नीर और रीर चीज़ क्या है? अगर हम कहीं करेंसी एक्सचेंज यानी मुद्रा विनिमय दर, जैसे 2018 में $1 जनवरी महीने में 63 रुपीज़ में बिक रहा था और फिर अक्टूबर तक पहुँचे तो 74 रुपीज़ में बिकने लगा, तो इसका मतलब क्या? रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। कितना मजबूत हुआ? करीब 17% मजबूत हुआ। तो क्या उसका मतलब कि भारत बहुत ही फालतू देश है? नहीं, हमने रूपी करेंसी की बाकी सब करेंसी के साथ क्या हलचल चल रही है वो भी देखना चाहिए। सिर्फ डॉलर 17% मजबूत हुआ रूपी के सामने, ये अपने को सही चित्र नहीं दिखाता। और प्रश्न पूछो आप कि यूरो करेंसी के सामने रुपये की क्या हालत रही? यूरो इंडियन रुपी के सामने उसी समय में 11% स्ट्रांग हुआ। सऊदी का रियाल रुपी के सामने 11% स्ट्रांग हुआ। तो यानी डॉलर 17% स्ट्रांग हुआ, वो अकेला ये नहीं दिखाता कि बहुत सब चीज़ें खराब हो गई भारत के लिए। तो हमें कैसे पता चले कि अलग अलग इतने सारे देश हैं, इतने सारे करेंसी है, सबके साथ सीन क्या चल रहा है? उसके लिए अलग से इंडिकेटर होते हैं जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी EER। जैसे एक होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी NER यानी नीर। तो उसमें भारत की करेंसी और सामने अपने 36 देश की करेंसी को आप लिस्ट बनाओ जिनके साथ हम व्यापार कर रहे हैं, और फिर उनका क्या एक्सचेंज रेट है उसका आप एवरेज निकालिए, वो भी खास किस्म का ज्योमेट्रिक एवरेज। ये ज्योमेट्रिक एवरेज क्या होता है वो CSET पेपर 2 एप्टीट्यूड में देख लेना। और ज्योमेट्रिक एवरेज है तो उसमें फिर वो कैसे काम करते हैं और क्या वेट असाइन होता है उसके भी कुछ आयाम, लेकिन इतना बारीक हमने तैयार करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे भारत की करेंसी को 36 देश की करेंसी के साथ उसका कुछ एवरेज निकाल के देखो तो नीर, और फिर ये नीर के आंकड़े को आप महंगाई दर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करें तो आपको एक नया आंकड़ा मिले, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी रीर। ये नीर और रीर के आंकड़े आप उसको मॉनिटर करेंगे तो पता चलेगा कि असल में सीन क्या हो रहा है, कि भारत का रुपया क्या बहुत कमज़ोर हो रहा है दूसरी मुद्राओं के सामने या सीन सही चल रहा है। और उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीन क्या रहेगा, और उसको और बेहतर करने के लिए
आरबीआई ने कैसी मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति बनानी चाहिए, या भारत सरकार ने कैसी फिजल पॉलिसी राजकोषीय नीति मतलब टैक्स सब्सिडी इंपोर्टर एक्सपोर्टर को क्या देना है वगैरह तय हो सके। तो ये उपयोगिता होती है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स की, जैसे नीर और रीर। अब आरबीआई ने ऐसी कुछ रिसर्च करके पाया कि उस हिसाब से तो रुपये की असल वैल्यू स्टेबल ही रही है, बहुत ज़्यादा चिंता का भी विषय नहीं है। सो दैट वाज वन थिंग। दूसरा, पेट्रोल और डीजल के दाम और आसमान छू रहे हैं। मुंबई में 92 रुपीज़ पर लीटर से ज़्यादा महंगा हो गया पेट्रोल, और डीजल भी करीब 75 रुपीज़ से ऊपर जाने लगा है। इसका कारण क्या? क्रूड ऑयल बनाने वाले अलग अलग देश, जिसमें एक प्रमुख है सऊदी अरब, उन्होंने अपना ऑयल आउटपुट कम कर दिया है। तो अगर सप्लाई यानी आपूर्ति कम होगी तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल महंगा हो गया, और उस पर लगने वाले भारत की केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार का वैल्यू एडेड टैक्स वैट, वो दोनों केंद्र और राज्य उसको कम नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है जितना भी महंगा होगा नीचे वो जनता पे आ जाएगा। तो ये भी आप जानते ही हैं। और उसमें भी क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन अब बन चुकी है और उसके चलते सब लोगों को उम्मीद है कि इकोनॉमी वापस बेहतर हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो अलग अलग देश वो भी पहले से ज़्यादा क्रूड ऑयल आयात कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी स्टॉक बना के रखते हैं। तो एक तरफ क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है और सामने सऊदी अरब सप्लाई काट रहा है, तो स्वाभाविक है प्राइस और बढ़ने की उम्मीद है। स्विट्ज़रलैंड में एक संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच। हर साल वो मशहूर है अपनी डावोस समिट के लिए। डावोस स्विट्ज़रलैंड में एक रिसोर्ट जैसा इलाका है, वहाँ पर ये समिट होती है। लेकिन क्योंकि कोरोना है तो अब इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा पेज 11 पर बाकी सब कुछ काम का नहीं। ये बजट बनाया जाता है तो उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हलवा बनाते हैं और फिर वो सब ऑफिशियल खाते हैं और फिर कार्यक्रम शुरू होता है। इस बार क्योंकि कोरोना है तो सरकार ने सोचा है कि पेपर नहीं छापेंगे, लेकिन यूनियन बजट की एक मोबाइल ऐप बनाकर और पीडीएफ फाइल के स्वरूप में सब सांसदों को और जनता को दिया जाएगा। तो क्या अपने लिए काम क्या है भाई, असल में बजट आए उसके बाद काम की चीज़ निकलेगी। ये हलवा बनाते हैं तो उसमें वो लौकी डालते हैं या गाजर डालते हैं या कितने किलोग्राम बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी फालतू के यूट्यूब वीडियो बनाते रहते हैं, और जो कच्चे खिलाड़ी है उनको लगता है कि परीक्षा में ऐसा भी पूछते हैं, भाई नहीं पूछते हैं, आगे बढ़ो। अदानी ग्रुप ने ये कहा है कि फॉल्स प्रोपोगेंडा के चलते हमें बदनाम किया जा रहा है। ये सब थोड़े दिन पहले जो समाचार चल रहे थे कि सारे एयरपोर्ट के कॉन्टैक्ट उन्हीं को दिए गए वगैरह, खैर काम का नहीं। पेज 12 पे चले, विश्व समाचार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ एक और संस्था गावी, GAVI। गावी संस्था है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर ये गावी संस्था बनाई। तो WHO और गावी ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है कोवैक्स, COVAX। कोवैक्स प्रोग्राम के अंतर्गत वो अलग अलग कंपनियों से कोरोना वैक्सीन खरीदेंगे और गरीब और मध्यम आमदनी वाले जो देश हैं उनको वो वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। तो फाइज़र कंपनी इनको सब चीज़ें बेचने वाली है, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर वगैरह के। तो कोवैक्स प्रोग्राम क्या है हमने जान लिया। एथिक्स पेपर 4 और सोशल मीडिया के लिए एक समाचार। मित्रों, ये टिकटॉक में एक नया तमाशा शुरू हुआ है जिसको कहते हैं ब्लैकआउट चैलेंज। ब्लैकआउट चैलेंज ऐसा है कि आप अपने गले पर पट्टा बांध के एकदम कस दो उसे, ताकि आप सांस भी नहीं ले सके, और ऐसा अपना वीडियो बनाओ। ब्लैकआउट चैलेंज। इसके चलते इटाली में 10 साल की एक लड़की की मौत हो गई। याद करो 2016 में भी एक ऐसा तमाशा चल रहा था, ब्लू व्हेल चैलेंज, जिसमें ऑनलाइन यूज़र किसी को चैलेंज देंगे कि आप इतना दौड़ के दिखाओ, ये करो, और फिर उसको और कि आप अपने ब्लेड मार के नस काट लो या सुसाइड कर दो। उस वक्त भी काफ़ी ऐसे हंगामा हुआ था। तो अगेन एथिक्स पेपर 4 में आप जब यूथ और टीनेजर्स और सोशल मीडिया के बारे में लिखते हैं तो ये भी एक चिंता का विषय। ज़्यादातर ये होता है कि सोशल मीडिया का नाम ले तो हमको वही सब ट्रम्प और हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण और टॉक्सिसिटी और ट्रोलिंग इतना ही याद आता है। लेकिन इसके अलावा ये भी एक मुद्दा है कि कैसे ऐसे चैलेंज करके किशोर किशोरियों के जान पे जोखिम आ रहा है। तो इसको भी आप लिखिए, अच्छे मार्क्स मिले, मुद्दों में थोड़ी वैरायटी रहे। इंटरनेशनल समाचार में पिछले साल भूतपूर्व प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका तालिबान के बीच में कुछ पीस डील साइन की थी कि तालिबान अब से आतंकवाद नहीं फैलाएंगे और अमेरिका 2021 मई महीने में अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस ले लेगा। हालांकि अब नए प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा कि हम उस सब चीज़ की समीक्षा करेंगे, वी विल रिव्यू इट, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तो वापस तालिबान और ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो असल में वो अपनी हरकतों से बाज आए कि नहीं, वो देखेंगे और फिर अफगानिस्तान से सेना वापस लेंगे। हाँ, तो ये ऐसा मुद्दा है जो भारत को असर करता है, क्योंकि जहाँ तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रहे तो जो भी मान लीजिए कि 10% भी तालिबान कंट्रोल में रहे तो वो भारत के लिए शांति है।
उसी तरह एक दूसरा समाचार, ताइवान जो अपने को अलग देश मानना चाहता है, लेकिन चाइना कहता है नहीं ये तो हमारा इलाका है। तो चाइना ने अपने कुछ बॉम्बर प्लेन और फाइटर प्लेन ताइवान की एयर स्पेस में भेजे और सामने ताइवान ने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए वगैरह। अब इसके चलते हो सकता है, इसका क्या असर हो सकता है? एक तो हो सकता है कि शेयर बाज़ार पर असर हो, क्योंकि सब इन्वेस्टर सोचने लगे नहीं नहीं अब तो वापस कुछ जंग छिड़ जाएगी और कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, तो इस सब को छोड़ो, शेयर से पैसा निकालो और गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो वापस गोल्ड के प्राइस चढ़ जाए। उस पर अमेरिका कुछ बयान देगा, जापान कुछ बयान देगा, भारत ने कोई स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, ज़्यादातर हम लोग की नहीं शांति से ये सब निपटा लो वगैरह। विश्व समाचार में पर्सन इन न्यूज़, लैरी किंग जो कि CNN पर अपना इंटरव्यू प्रोग्राम चलाते, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेते, लैरी किंग लाइव शो में करीब 25 साल तक उनका देहांत हुआ, पर्सन इन न्यूज़। उसके बाद पेज 13, 14, 15 संडे एक्सप्रेस है बोल के वो सब मेट्रो लाइफस्टाइल टाइप की खबरें एक आध दो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश बेहतर करने के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। जैसे कि पेज 13 पर है, रिपब्लिक डे की परेड में प्रेसिडेंट जो भाषण देते हैं उनमें क्या क्या उन्होंने बातें की, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, प्रेसिडेंट राधाकृष्णन ने क्या कहा था, प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा, रामनाथ कोविंद ने क्या कहा, अलग अलग दी गई हैं। तो आप उसको पढ़िए और उसमें से आपको और बाल बच्चन के मुद्दे मिल सकते हैं। पेज 14 पर भी ऐसे लाइफस्टाइल समाचार। फिर पेज 15 कुछ नई किताबों का रिव्यू, लेकिन ये इतने मशहूर ऑथर नहीं है कि उनकी किताबों के नाम हम लोग याद रखें। एनवायरनमेंट की कॉलम लिखते हैं रंजीत लाल, लेकिन आज जो उन्होंने कॉलम लिखी है वो कोई इतनी ज़ोरदार नहीं कि CSET पेपर 2 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो उपयुक्त हो। आज उनकी कॉलम का मुद्दा है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनसे मैं दूर रहना पसंद करता हूँ, जैसे मच्छर हैं, कॉकरोच है, बंदर है, बफेलो है। लेकिन ये तो क्या सामान्य चीज़ें हो गई। ये जो एनवायरनमेंट वाले कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस जब एग्जामिनर पसंद करता है तो वो कुछ ऐसा पसंद करता है कि थोड़ा अतरंगी किस्म का हो या पढ़ने में जटिल लगे। जैसे मान लीजिए तितलियों की 5-6 वैरायटी हो या किसी प्रकार के कीटक की 5-6 वैरायटी हो और उसकी क्या खास बात है उसका आपको पैराग्राफ दिया गया और फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा बना के पूछे कि ये वाले कीटक की क्या खास बात है, वो वाले कीटक की क्या खास बात है, तो वो पढ़ने में जटिल हो जाता है जब आप उससे परिचित ना हो। लेकिन ये तो ऐसे बंदर कॉकरोच परिचित हैं तो ये पैसेज के रूप में उपयोगी नहीं है। फिर हम चले पेज 16, स्पोर्ट्स के समाचार में दो चीज़ हुई। एक तो कुश्ती की स्पर्धा, उसके नोएडा में ये नेशनल चैम्पियनशिप शुरू हुई, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं वगैरह। खैर, दूसरे स्पोर्ट्स के समाचार क्रिकेट से। 2K टाइम ट्रायल, के मतलब 1000 तो 2K मतलब 2000, यानी 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर 8 से 9 मिनट में दौड़ के दिखाओ। 400 मीटर का वो जो रेस ट्रैक होता है उसमें 5 चक्कर लगाओ करीब 8 से 9 मिनट में। ऐसा सभी क्रिकेटर्स के लिए अनिवार्य कंपलसरी होगा, ऐसा BCCI ने नया फिजिकल टेस्ट चालू किया है। इससे पहले एक था योयो टेस्ट, उसमें ये होता है कि दो अलग अलग कॉर्न रखते थे और 20 मीटर की दूरी पर, और फिर वो जैसे सीटी या बीप बजती रहे आपने उधर से इधर दौड़ दौड़ के आना होता था। लेकिन इससे ये ज़्यादा जटिल, मतलब मेहनत मांगने वाला और स्टेमिना चेक करने वाला टेस्ट है वगैरह। खैर, नॉन IAS एग्ज़ाम में एक लाइन में हमने वर्ड एसोसिएशन याद रखने होते हैं। योयो टेस्ट किसके लिए है और ये नया 2K टाइम ट्रायल किसके लिए है, तो क्रिकेटर की फिटनेस के लिए BCCI के कुछ मानदंड हैं। तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर।